Hello everyone, today we will start our new topic, that is staffing process from the chapter 6, staffing. So what is staffing process? As you are now aware, the prime concern of the staffing function in the management process is the timely fulfillment of the manpower requirements within an organization. तो स्टाफिंग का नॉर्मली क्या होता है, मीनिंग दैट इज़ मैनेजमेंट प्रोसेस होता है और इसका मतलब होता है कि हम टाइम पे उस वैकेंसी को फिल कर सके जो कि खाली है. दीज रिक्वायरमेंट्स में अराइज इन केस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू business or expanding the existing one, or they may arise as a matter of the need for replacing those who quit, retire, or are transferred or promoted from or are fired from the job. तो नॉर्मली क्या होता है कि हमें जब हम बिज़नेस को एक्सपैंड करते हैं तब हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, एज़ वेल एज़ अगर कोई एम्प्लॉय क्विट करता है, रिटायर होता है, या उसको हम ट्रांसफ़र करके या प्रमोट करके दूसरे डिपार्टमेंट में सेंड कर देते हैं, या हम खुद फायर कर देते हैं उस एम्प्लॉय को, तो तब भी हमें किसी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है या वो पर्टिकुलर वैकेंसी खाली हो जाती है. तो उसको एक फॉलो करने के लिए, उस प्रोसेस को, उस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक प्रोसेस होता है. ठीक है. सो व्हाट फॉलोज इज़ अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अबव स्टेजेस. तो एक प्रोसेस दिया गया है स्टाफिंग का कि हमें कैसे पता चलेगा या हमें कैसे उस वैकेंसी को फिल करना है. ठीक है. तो फर्स्ट है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. तो यू आर अवेयर दैट वाइल डिज़ाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वी अंडरटेक एन एनालिसिस of the decisions and the decision making levels, activities, as well as relationship among them with a view to evolve the horizontal and vertical dimensions of the structure. ठीक है. तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम उसमें हॉरिजेंटली, ठीक है, और वर्टिकली हमें पता लगता है कि कौन कौन से कहाँ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. दस वेरियस जॉब्स पोजीशंस आर क्रिएटेड ऑब्वियसली, और उसी में क्या है, वेरियस जॉब्स हर एक पोजीशंस में, चाहे वो वर्टिकली हो चाहे वो हॉरिजेंटली हो. ठीक है. तो उसमें हमें वेरियस जॉब्स पोजीशंस क्या हैं उनकी, उसके बारे में हमें पता चलता है, और हर एक जॉब में क्या एबिलिटीज़ या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमें पता लगता है. ठीक है. मतलब कि स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन के लिए स्किल्स कौन से होने चाहिए, प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमें पता लग जाती हैं. तो स्टाफिंग का फर्स्ट प्रोसेस है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. पहले से जान के रखना कि हमारे बिजनेस में कितने लोगों की ज़रूरत है. ठीक है. सेकेंड है आपका रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो रिक्रूटमेंट क्या है, सर्च करना. जैसे कि कंपनीज आती हैं कॉलेजेस में फॉर हायरिंग, ठीक है, हायर करने के लिए, तो वो क्या है, एक रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम, प्लेसमेंट के लिए आती है. तो वहाँ पे क्या है, वो सर्च करती है या लोगों को जागरूक करती है, इन्फॉर्मेशंस देती है कि हमारी कंपनी इस टाइप की है. ठीक है. और आपके एबिलिटी और स्किल की हमें ज़रूरत है, और इस तरीके से वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना शुरू करती है. द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कैंडिडेट प्रोफाइल में बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सिचुएशंस वेकेंट एडवर्टीजमेंट. ठीक है. तो इसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशंस आती है कि हमें किस टाइप के पर्सनस या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. ठीक है. उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसे कितना एजुकेशन होना चाहिए. ये एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या पब्लिश्ड मीडिया के थ्रू ये चीज़ें पब्लिश्ड की जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन. थर्ड प्रोसेस है इसमें सिलेक्शन. सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब्स कैंडिडेट्स डेवलप्ड एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं. आप देखोगे कि कोई गवर्नमेंट अगर कोई वैकेंसी निकालती है तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं. वहाँ पे लिखा होता है कि अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है. तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं. तो उन सारे फॉर्म्स में से हमें कुछ को सिलेक्ट करना होता है, चूज़ करना पड़ता है. ठीक है. उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए. इवन इन केस ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स वेयर द चॉइस स्पेस इज़ वेरी नैरो, द रिगोर ऑफ द सिलेक्शन
process purpose, it ensures that the organization gets the best among the available. ठीक है, कि वो देखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है बाकी के हिसाब से, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एंड इन्हांसेस सेल्फ स्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दो सिलेक्टेड. ठीक है, उनका सेल्फ स्टीम बना रहे, ठीक है, और उनका जो गुडविल है वो बना रहे. तो एक तरीके से बहुत सारों में से कुछ को चूज़ करना आगे के लिए. देन है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. ज्वाइनिंग अ जॉब मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस. द एम्प्लॉय इज गिवन अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी एंड इज इंट्रोड्यूस टू हिज सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स एंड द कलीग्स. तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है जब एम्प्लॉय को वो लेटर दिया जाता है, ज्वाइनिंग लेटर, और जब वो कंपनी में आएगा तो उसको एक ब्रीफ दिया जाएगा कि आपको कौन सी पोजीशन में रखा जा रहा है कंपनी के अंदर, ठीक है, और आपको पूरे दिन भर में क्या काम करना है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, उसको कहीं फैमिलियर बनाने की कोशिश होती है वर्क प्लेस में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. और साथ ही साथ व्हाट पीपल सीक इज़ नॉट सिंपली अ जॉब बट अ करियर. ठीक है, एवरी वन मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू राइज टू द टॉप. द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी इज़ टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग. अब ज़रूरी तो नहीं है कि जो वो एम्प्लॉय आया है वो उसी पोजिशन में रहेगा. अगर उसके पास एबिलिटी है सीखने की तो वो उसका जो रैंक है या पोजिशन है वो और ऊपर जा सकती है. तो वो चीज़ देने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि ताकि वो सीखे, उसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आगे दिया जाता है. नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल. आफ्टर द एम्प्लॉयज़ हैव अंडरगॉन अ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे हैव बीन ऑन द जॉब फॉर सम टाइम, देयर इज़ नीड टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस. जब उसको काफ़ी टाइम हो जाता है या थोड़ा टाइम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट किया जाता है. मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है, एंड अगर वो अच्छा काम करता अप्रेजल होता है, मतलब प्रमोशन दिया जाता है. और ऑब्वियसली अगर उसका काम अच्छा नहीं होगा तो उसको डिवोशन दिया जाता है, मतलब उसको कहीं ना कहीं उसकी सैलरी या फिर बोल सकते हैं कि उसे कम काम या नीचे लेवल का काम दिया जाता है. नेक्स्ट है आपका प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. इट बिकम्स नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोशनल एम्प्लॉयज़. तो यहीं पे ऐसा काम नहीं है कि एम्प्लॉय आया, उसको अपनी सैलरी दी एंड दैट्स इट. ठीक है, वो आपके लिए काम कर रहा है. उसके प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग भी उस कंपनी का एक मोटो रहता है. अगर उसे लगेगा कि ये पर्सन या ये एम्प्लॉय और अच्छा कर सकता है, ठीक है, तो उसका जो आगे का एजुकेशन है उसकी फ़ीस ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है कि आप ये एक तरीके से कोर्स करो या ये सर्टिफिकेट लो और हम आपको प्रमोशन देंगे. होता है ना, गवर्नमेंट जॉब्स में भी ऐसा होता है कि आपसे पर्टिकुलर बोला जाता है कि आप ग्रेजुएशन कर दो और आपका प्रमोशन हम कर देंगे. तो वो क्या है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. नेक्स्ट लास्ट है आपका कंपनसेशन. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू इस्टेब्लिश वेज एंड सैलरी प्लान्स फॉर देयर एम्प्लॉयज़. देयर आर वेरियस वेज टू प्रिपेयर डिफरेंट पे प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द वर्थ ऑफ द जॉब. बेसिकली द प्राइस ऑफ द जॉब नीड्स टू बी डिटरमाइंड. ठीक है, हर एक एम्प्लॉय जितने भी वहाँ पे काम करेंगे उनका एक सैलरी प्लान्स बनाई जाती है और उसी के हिसाब से उन्हें सैलरी दी जाती है उनके जॉब के हिसाब से. लेकिन पूरे साल भर में उनको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं क्योंकि वो अपना एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि वो अपना बहुत ज़्यादा 100% दे रहे हैं अपनी जॉब में, तो वहाँ पे उनको बोनस या फिर रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है. नेक्स्ट है आपका आस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज, सो देर आर 3 आस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. दीज आर नाउ डिस्कस्ड इन डिटेल्स. ठीक है, तो 3 आस्पेक्ट्स होते हैं स्टाफिंग के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो पहला है रिक्रूटमेंट. तो रिक्रूटमेंट ऑलरेडी बता रखा है, दैट इज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब और अ फंक्शन. ऐसे लोगों को ढूंढना, रिक्रूटमेंट भी एक प्रोसेस होता है जिसमें ऐसे एम्प्लॉयज़ को ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है जो राइट पीपल हो या राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को फाइंड आउट किया जाता है. इट हैज़ बीन डिफाइंड एज the process of searching the prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. ठीक है, तो ये एक सर्चिंग प्रोसेस है, ढूंढने का प्रोसेस है लोगों को या एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो जॉब्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें.
ठीक है। सो यहाँ पे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट 2 टाइप्स के सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इंटरनल सोर्स और सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे जॉब्स को ढूंढ सकते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप्स हैं। Internal sources. There are 2 important sources of internal recruitment, namely transfers and promotion, which are discussed below. तो internal sources मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनका भी प्रमोशन हो या फिर उनका भी वो जहाँ मर्जी चाह रहे हैं उस स्टेट में उनका ट्रांसफ़र हो या फिर वो जहाँ मर्जी चाह रहे हैं उस डिपार्टमेंट में उनका ट्रांसफ़र हो। तो यहाँ पे भी क्या है, एक तरीके से वैकेंसी फिल हो रही है, राइट। अगर हम उसका प्रमोशन, एक एम्प्लॉय का प्रमोशन कर रहे हैं तो उसका जो जहाँ पे वैकेंसी खाली है हम वहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका ट्रांसफ़र। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटैंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉई, ठीक है। तो ट्रांसफ़र करने की वजह से, क्योंकि हम एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी क्या है, कहीं ना कहीं जो मैन पावर का फुलफिलमेंट है वहाँ पे उस पर्सन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। चाहे वो शिफ्ट मतलब नाइट शिफ्ट टू मॉर्निंग शिफ्ट हो। अगर हमें मॉर्निंग शिफ्ट में कम लोग मिल रहे हैं या कम एम्प्लॉय मिल रहे हैं तो हम जो नाइट शिफ्ट के लोग हैं या एम्प्लॉय है उसको हम मॉर्निंग शिफ्ट में पुट कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र से भी क्या होता है, हमारा रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशंस। ये इंटरनल सोर्सेज के अंदर ही आता है प्रमोशन। बिजनेस एंटरप्राइजेज जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फिलिंग हायर जॉब्स बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम लोअर जॉब्स। जो छोटे लोअर लेवल्स में काम करते हैं उनको हम प्रमोशन करके हायर जॉब्स में पुट कर सकते हैं। प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजिशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसकी वजह से स्टेटस बहुत बढ़ जाता है क्योंकि उनका प्रमोशन हो जाता है और सैलरी भी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो वैकेंसी थी टॉप लेवल में खाली वो फिल हो जाती है। देन मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इसके फ़ायदे क्या होते हैं जब हम कल करते हैं? एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि जो कंपनी है वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है और वो अपना की कोशिश करते हैं। सेकेंड है इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। द कैंडिडेट्स दैट आर ऑलरेडी वर्किंग इन द इंटरप्राइज कैन बी इवेलुएटेड मोर एक्यूरेटली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ता ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ढूंढने के लिए, तो बहुत सिंपल हो जाता है कि हम कंपनी के अंदर ही सिलेक्शन करें और प्लेसमेंट करें, और जिसकी वजह से हम उनको और अच्छे से कंट्रोल या फिर एक तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं। वो जो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से देख सकते हैं। थर्ड है आपका ट्रांसफ़र इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रिपेयर देम फॉर हायर जॉब्स। और जब हम ट्रांसफ़र करते हैं एक एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में तो कहीं ना कहीं उसकी क्या हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है। जो काम उसे आता नहीं था वो काम भी वो कर रहा है, तो वो हायर जॉब के लिए पहले से प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। फोर्थ है आपका ट्रांसफ़र हैज़ द बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्क फोर्स फ्रॉम द सरप्लस डिपार्टमेंट्स टू दोज वेयर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। अभी मैंने बताया कि जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में लोग कम है वहाँ पे हम दूसरे डिपार्टमेंट से उसको पुट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा या एक्सेसिव मैन पावर है वहाँ से हम एम्प्लॉयज़ को निकाल के जहाँ पे शॉर्टेज है जिस डिपार्टमेंट में वहाँ पे पुट करते हैं। तो ये ट्रांसफ़र की फैसिलिटी होती है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इंटरनल सोर्स में। एंड फिफ्थ है फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू गेटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। बाहर से एम्प्लॉयज़ को लाने की बजाय हम अगर अंदर से ही इंटरनली अगर हम रिक्रूट करते हैं या प्लेसमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीप होता है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता,
ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज, व्हेन वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू इंटरनल प्रमोशंस द स्कोप फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज़ रिड्यूस्ड। क्योंकि हम इंटरनली बिजनेस के अंदर ही सारा एक तरीके से प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो जो फ्रेश टैलेंट है, फ्रेश आइडियाज़ है, जो एक्सटर्नल सोर्स है, वहाँ से हमें नहीं मिलता है, ठीक है। सेकेंड है द एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक इफ़ दे आर श्योर ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो लेथार्जिक हो जाता है, उन्हें प्रोसेस पता होता है, ठीक है, उन्हें पता है कि प्रमोशंस हमारे बीच में होगा, मतलब कोई बाहर से पर्सन नहीं आएगा या एम्प्लॉई नहीं हायर होगा, हमारे बीच में प्रमोशन होगा, तो वो लेज़ी हो जाता है और वो वर्क परफॉर्मेंस उतना नहीं दे पाता। अ न्यू एंटरप्राइज कैन नॉट यूज़ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फिल ऑल इट्स वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। तो जो अभी अभी सेटअप हुआ है एंटरप्राइज, वो इंटरनल सोर्सेज से अपना बिजनेस नहीं चला सकता, उसे कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होगी जो कि इंटरनल सोर्स से ही काम चलाएगी, ठीक है। फोर्थ है द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज़ में बी हैम्पर्ड। तो जो कंपटीशन होता है बिजनेस में या एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबको पता है कि हमारा एक ना एक दिन प्रमोशन होना है, ठीक है, और बाहर से कोई एम्प्लॉय नहीं आएगा तो कंपटीशन बिल्कुल भी बिजनेस में नहीं रहेगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉयज़ में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि अगर वो एक एम्प्लॉय जो 10 साल से एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अगर आप उसे उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में पुट करते हो और उसको कुछ और काम देते हो, तो क्या होगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो उतना, क्योंकि उसे काम सीखने में टाइम लगेगा, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू।